सबसे पहले शुरुआत जफर इस्लाम साहब आपसे ही करते हुए, ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत क्यों मान पड़ी? क्योंकि विपक्षी दलों के भीतर एकता हो गई है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, इसलिए पीएम ने खुद अब पूरी ताकत लगा दी है और छोटे छोटे दलों को, कल ही हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से 18 से ज्यादा नेताओं को आप लोगों की ओर से शामिल किया गया। ये स्थिति हो गई है क्या बीजेपी की? अभी देखिए, आप अपने एनडीए का इतिहास उठा के देख लीजिए चित्रा जी। जब भी कोई हमारे घटक दल में जुड़ा है, हमने कभी किसी का हाथ छोड़ा नहीं। छोटा हो, बड़ा हो, कमजोर हो, मजबूत हो, अगर वो हमारे घटक दल एनडीए का पार्टनर है तो वो हमारा पार्टनर है और हमने गठबंधन का धर्म निभाया है और निभाते रहेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि वो छोटा है कि बड़ा है, हमें देखना है कि कुछ देर के बाद पीएम खुद बैठक करने जा रहे हैं तमाम नेताओं के साथ। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है जफर इस्लाम साहब? अंदर की बात क्या है, जरा बताइए ना हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, मैं आपको चित्रा जी बताना चाहता हूं कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हमारे पार्टी का कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। सबसे ज्यादा इस दुनिया में और इस देश में लोकप्रियता किस लीडर की है? वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। सबसे ज्यादा जो आज तक का प्राइम मिनिस्टर जिसने इतने बड़े बड़े फैसले, अहम फैसले लिए हैं 9 साल के अंदर, कौन है? देश का आज का प्रधानमंत्री है। और जिस पार्टी से आते हो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा मेंबर है, सबसे ज्यादा जो है पार्टी आज पूरे दुनिया में लोकप्रिय पार्टी है, पूरी दुनिया में जाने जाने वाली पार्टी होने के बावजूद फिर छोटे छोटे दलों को जोड़कर कुनबे को मजबूत करना, 24 की बड़ी तैयारी करना, इतनी ज्यादा शक्ति लगा देना, पूछा जाएगा ना पलटकर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? हाँ सुनिए चित्रा जी, इसमें क्या फर्क, क्या तकलीफ है? भाई हमने कोई छोटी बड़ी पार्टी, हम भी कभी छोटे थे, हमने भी किसी लोगों का सहारा लिया है और उस वक्त किसी गठबंधन में शामिल हुए हैं जब हमारी 2 सीटें थी। आज हमारी बड़ी सी 300 से ज्यादा सीटें हैं और आने वाले दिनों में 350 सीटें आएगी 2024 में। तो क्या हम छोटी पार्टियों को छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें? ये हमारा धर्म नहीं बताता है गठबंधन धर्म। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि हमें आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के साथ जो जुड़ता जाएगा हम उसको जोड़ते रहेंगे। और हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी सत्ता में काबिज रहना नहीं। एक मिनट चित्रा जी, हमारी आइडियोलॉजी सत्ता में काबिज रहना नहीं, हमारी आइडियोलॉजी है एक गवर्नेंस मॉडल देने का, जो 9 साल से हमने गवर्नेंस मॉडल दिया है, जिससे एक आम नागरिक, जमीन पे खड़ा एक आम नागरिक, एक गरीब आदमी, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, महिला, सभी लोग अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। उनका दामन थामने और उनका हाथ थामने वाला एक ऐसी सरकार है जो उनके बारे में चिंता करने वाली है। तो ये आइडियोलॉजी के साथ अगर कोई जुड़ता है तो हम उसको जोड़ेंगे। छोटा है, बड़ा हो, ताकतवर हो, छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अतुल जी से मैं जवाब ले लेती हूं। सत्ता के मुंह में जो लोग साथ आए उस सत्ता के सामने गिरेंगे। अतुल जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने की बड़ी वजह 2024 में विपक्षी दल भले अभी अपनी एकजुटता दिखा रहे हो, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा, ठीक है सर, आप कह रहे हैं वो अपनी तकलीफ छिपा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा दे देती हूं अतुल जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी को 225 सीटें 1 लाख के ज्यादा वोटों के अंतर से मिली थी। आप समझ रहे हैं, 225 सीटें 1 लाख के ज्यादा अंतर से अगर बीजेपी जीतती है तो इसके मतलब मायने क्या होते हैं? इसके अलावा 200 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि 13 राज्य, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, 13 राज्य ऐसे जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ये जो विरोधी पार्टियों के अगर हैं तो इनमें से भी 298 में से भारतीय जनता पार्टी ने 119 सीटें जीत ली थी। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो आप लोग कड़ा और बड़ा मुकाबला बीजेपी के सामने कैसे कर पाएंगे? और वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर अपने कुनबे को बड़ा बना रहे हैं और कहीं पर भी जीत हार का अंतर अगर 1000, 2000 या 5000 के आसपास रह गया है तो उसको लेकर अभी से रणनीति तय की जा रही है। अतुल लोंधे जी, आपको समझ में आ रहा है बीजेपी की कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है 24 के मद्देनजर? वही धंधा किया है उन्होंने। 9 साल से देख रहे हैं हम लोग, चुनाव के अलावा क्या किया है? चुनाव ही तो लड़े हैं। देश में कर्जा तो 155 लाख करोड़ का हो गया है, 100 लाख करोड़ से बढ़ गया है। रुपया 58 से 84 रुपए तक चला गया है और पेट्रोल $72 से नीचे है अभी। पूरा अगर 9 साल का अगर खाका निकालोगे तो $60 के ऊपर नहीं है, लेकिन लोगों को 100 रुपए में मिल रहा है। जो 20 रुपए 30 रुपए में टमाटर और सारी सब्जियां देने वाले थे, सारे 100 के ऊपर है। अरहर दाल जो है वो 150 के ऊपर है। तो इनका गवर्नेंस का मॉडल तो यही बताता है कि 13,70,000 चीजें 2019 में भी थी। यही तो बात है ना अतुल जी, क्या महंगाई 2019 में बड़ा मुद्दा नहीं थी? चौकीदार चोर है का नारा आप लोगों की ओर से लगाया गया था, उसका क्या हश्र हुआ? बात सिर्फ मुस्कुराने की नहीं है, ये तमाम मुद्दे कम से कम आप तो बात रखने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए।
अगर जफर इस्लाम करे तो ठीक है, लेकिन आप तो कम से कम हम बुलाया है तो हमारी बात रखनी थी। बोले। हाँ, तो गवर्नेंस का मॉडल तो यही दिखाता है। 13,70,000 जो इस देश में पैसा बनाते हैं, असेट बनाते हैं, नौकरियां पैदा करते हैं, वो इनके टैक्स टेररिज्म जो बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 में, वो टैक्स टेररिज्म को परेशान होकर छोटे छोटे देशों की नागरिकता लेकर चल पड़े हैं। अभी इनको तो 2014 के बाद का इतिहास पता है। 2014 के पहले तो देश तो आजाद नहीं था, गुलाम था। हरित क्रांति तो जो है वो गुलाम देश में हुई है। 1974 में जब देश गरीब था, 1971 में जो नारा लगाया था, तब हमने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो गुलाम देश था। जब 1969 में सारे इसका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब तो देश वो गुलाम में था। और इतने बड़े बड़े निर्णय जो हुए उसके बाद में कभी निर्णय ही नहीं हुए। 2014 के पहले कुछ निर्णय ही नहीं हुए, क्योंकि इनके लिए 2014 के पहले इस देश का अस्तित्व ही नहीं था। जो खुद कहते हैं प्रधानमंत्री जी, इस देश में पैदा होना बड़ा शर्म की बात थी, 7-7 देशों में जाकर कहते हैं। और आज तो उन्होंने बौखलाहट में जो डर है, आप मुझे कितने भी आंकड़े दिखा दीजिए, मैं भी आंकड़े दिखा दूंगा आपको। आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री के बौखलाहट ने तो सीमा तय कर दी, जिन्होंने इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो संविधानिक शब्द है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया, कलंकित कर दिया। आज अगर आप डालोगे, इंटरनेट पर डालोगे, आप टेक्नोलॉजिकली बर्बाद कर दिया, कुछ भी डालोगे तो इंडिया डालोगे, इंडियन मुजाहिदीन आएगा, पीएफआई आएगा। क्या ये देश चाहता था इस प्रधानमंत्री से, जिनको 2 बार बड़ी बहुमत से चुनकर दिया कि अपने बोलिए जफर इस्लाम साहब। और दूसरी बात, एक बात और जफर इस्लाम जी, अगर आपको इतना जनता का सपोर्ट है, तो क्यों आपके खिलाफ के सर्वे आपके खिलाफ आने के बाद ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करके जो आपके एनडीए में दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है जो टूट के उधर गई है, उनके दोनों ही सवालों पर जफर इस्लाम साहब आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ठीक है जफर साहब बोलिए। देखिए, आप इनसे अभी थोड़ा देर पहले मुस्कुरा रहे थे, तो मैं छोटा सी बात कहता हूँ, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? आखिर क्या दर्द छिपा रहे हो अतुल भाई? अभी हकीकत आपको भी पता हो गया है कि 2 तरह के लोग थे। अरे सुनो, अरे सुनिए, हाँ सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ, उसका अर्थ भी बता दे रहा हूँ कि 2 तरह के लोग थे इस देश को। एक देश जो तोड़ने वाले, और वो जो एक बाहर से जो फॉरेन वाले लोग हैं। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। एक करके तो जी प्लीज बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो शादी से सुनिए, एक मिनट, ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। आपने 2 सवाल पूछे थे, दोनों का जवाब ले लेते हैं। अब देश को गुमराह करना था, देश की जनता को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा, इंडिया डाला। देश को गुमराह करना था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एयू हुम्स ने रखा, इसलिए कि देश की जनता को गुमराह करना, इसलिए इंडियन नेशनल रखा। और उसी तरह से जब देश को तोड़ने वाली ताकत इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस तरह की चीजें रखी। आप तो उसी पार्टी से आते हैं ना जिसको एयू हुम्स ने बनाया था, तो वो मानसिकता तो वही रहेगी नहीं, देश को तोड़ने वाली। एयू हुम्स के जो सोच थी वो आज तक जो है, वो सोच जो आज तक आप में है, इसलिए आप उसी तरह की सोच के साथ चल रहे हैं। तो आपको देश की कहाँ फिक्र है? आपको तो सिर्फ अपनी फिक्र है, सत्ता की फिक्र है। ठीक है, तो जी वो कह रहे हैं नाम में क्या रखा है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई वैकेंसी नहीं है। नाम के सहारे 2024 की नैया पार लग जाएगी क्या अतुल जी? वैकेंसी कुछ नहीं। आज आपको मैं बता रहा हूँ अतुल भाई, आप सुन लीजिए, जिस सीटों पे 225 सीटों में 1 लाख का मार्जिन था, इस बार 2 लाख का मार्जिन होगा। आप जितना बीच में मत बोलिए, आपको परेशान क्यों रहे? अरे मुस्कुरा के आप रोने क्यों लगे भाई? मुस्कुरा के परेशान क्यों हो गए? मैं तो आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, एक-एक मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आज मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, मैंने ये नहीं कभी कहा पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन अगर आप 5 कमजोर देशों में दुनिया हिंदुस्तान का नाम आता है था 2013-14 में, तो आज 5 मजबूत देशों में नाम आता है। ये फर्क है, ये फर्क देश की जनता समझ रही है, लेकिन जो सत्ता के भूखे हैं उनको ये नहीं दिखेगा, उनको तो सत्ता दिख रहा है। अरे भाई, देश के लोगों का विश्वास जीतिए, देश के लोगों के सामने आकर कहिए कि देश की चिंता करते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो परिवार की चिंता है, आपको तो किसी को गुमराह करने की चिंता है, आपको देश को बर्बाद करने की चिंता है, आपको देश तोड़ने वाले के साथ खड़े हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा करें। अरे दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज एक-एक करके अपनी बारी में बोलें, एक-एक करके अपनी बारी में बोले। समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है सर। एक सेकंड, एक-एक
एक एक करके जफर साहब प्लीज, अतुल जी आपसे दोनों से ही गुजारिश है, प्लीज एक एक करके जवाब देंगे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है सर। देश की जनता सुन रही है, आप दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, कम से कम एक ऐसा परिचय दें कि लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे। दोनों एक साथ बोलेंगे सर, अभी तुरंत थोड़ी ना वोट डालने जाना है कि दर्शकों को उकसाकर आप अपने पक्ष में वोटिंग करवा लेंगे। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है, अपनी अपनी बारी में बोले। जफर जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करें, 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जफर साहब प्लीज। हाँ मैं सिर्फ इतना बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? जो देश को तोड़ने वालों के साथ है, चाहे वो नाम में इंडियन मुजाहिदीन रखे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रखे, या ईस्ट इंडिया कंपनी की मानसिकता वाले ह्यूम्स के मानसिकता, हम उनके साथ लड़ाई करने के लिए खड़े हैं। देश की जनता खड़ी है, देश पूरा खड़ा है। जिस सीटों में 1 लाख वोट से जीते अनुराग भदौरिया जी, 225 सीटों में उससे 2 लाख वोटों से भी ज्यादा जीते। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं आ जाती हूँ सीधे आपके पास। ठीक है सर, ठीक है।